Good morning, children. In this video, we will discuss about the techniques of scientific management. Let us see what are the learning objectives. After studying this topic, you will be able to understand various techniques of scientific management and need and importance of various techniques of scientific management. Let's begin with the techniques of scientific management. So, as you know, the scientific principle of management were given by H.W. Taylor, and along with the scientific principle, Taylor developed some scientific techniques also by conducting various experiment at his workplace. That means जिस प्लेस पर वो काम करते थे उस प्लेस पर ही उन्होंने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके इन टेक्निक्स को डेवलप किया. एंड दीज टेक्निक्स आर एज फॉलो. The first is functional foremanship, then standardization and simplification of work study and differential piece-based system. We will discuss about these techniques one by one. Let us see what is the meaning of functional foremanship. So, functional foremanship is an extension of principle of division of work, which aims to improve the quality of supervision at the shop floor level of a factory. This is the extension of division of work. We have already discussed about the division of work. Division of work means dividing the activities into small parts, which leads to specialization. That means division of work जो है उसका main purpose है specialization create करना. Here in functional foremanship also जो F.W. टेलर है उनका मेन पर्पस जो है वो स्पेशलाइजेशन के ऊपर फोकस करना ही है. एंड दीज टेक्निक्स आर रिलेटेड विद द शॉप फ्लोर लेवल ऑफ अ फैक्ट्री. दैट मीन्स इन एक्चुअल वर्कर्स जहाँ पर काम परफॉर्म करेंगे, टास्क परफॉर्म करेंगे, वहाँ से रिलेट करते हैं ये सारी टेक्निक्स. दैट मीन्स हमें वर्कर्स को कैसे हैंडल करना है, उनसे किस तरीके से हमें काम करवाना चाहिए, वो सारी टेक्निक्स इसमें हेल्प करती हैं. टेलर सजेस्टेड द डिवीज़न ऑफ फैक्ट्री इनटू 2 डिपार्टमेंट्स, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, and four foremen for each department. That means टेलर ने ये सजेस्ट किया कि कोई भी फैक्ट्री 2 पार्ट में डिवाइड होनी चाहिए, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. अब प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम प्लान बनाने से रिलेट करता है. दैट मीन्स कि वो प्लान बनाते हैं और एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसी भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का. और ये दोनों ही डिपार्टमेंट लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये दोनों ही डिपार्टमेंट आपके फर्दर इन दोनों डिपार्टमेंट में 4 फॉरमैन होते हैं. दैट मीन्स टोटल फॉरमैन इन अ फैक्ट्री शुड बी 8. ईच वर्कर विल हैव टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम 8 फॉरमैन इन द रिलेटेड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. दैट मीन्स जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोसेस है उस प्रोसेस में किसी भी वर्कर को 8 सुपरवाइज़र से 8 फॉरमैन से ऑर्डर लेना पड़ता है. एज वन फॉरमैन कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ वर्क, क्योंकि एक सिंगल पर्सन जो है वो हर तरीके की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में या हर टाइप के स्किल में एक्सपर्ट नहीं हो सकता. तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया था यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड के अकॉर्डिंग जो हेनरी फेयोल्स है उन्होंने कहा था कि देयर शुड बी वन बॉस ओवर अ हेड ओनली. दैट मीन्स कि एक पर्सन के ऊपर एक ही सिंगल बॉस होना चाहिए. बट जो F.W. टेलर है उन्होंने कहा कि एक सिंगल पर्सन जो है वो हर काम में एक्सपर्ट, हर स्किल में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, इसलिए देयर शुड बी एटलीस्ट 8 सुपरवाइज़र ओवर अ हेड. Now let us talk about the various functions under planning in charge and production in charge. So there are 4 foremen. यहाँ पर 4 foremen होते हैं दोनों ही डिपार्टमेंट में और हर किसी का एक अपना अलग अलग काम होता है. सबसे पहले we will discuss about the role of foremen under the planning in charge. प्लानिंग इन चार्ज के अंडर जो foremen है उनके क्या काम होता है. फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम है? ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर. दैट मीन्स जो भी वर्कर से काम करवाना है उसके इंस्ट्रक्शन को ड्राफ्ट करने का काम हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का होता है. रूट क्लर्क
इट स्पेसिफाइंग द रूट ऑफ द प्रोडक्शन, ये स्पेसिफाई करते हैं कि जो भी रूट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा। दैट मीन्स कि कितनी स्टेजेस से होकर किसी भी प्रोडक्ट को जाना पड़ेगा ताकि हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना सके। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क प्रिपेयरिंग टाइम एंड कॉस्ट शीट, जो भी आपके टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क हैं वो ये एनालाइज करते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है और उसको बनाने में हमें कितना कॉस्ट आएगा। एंड डिसिप्लिनेरियन ये इंश्योर करते हैं कि जो भी ऊपर एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रोल ऑफ द फॉरमैन अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज। अब जो प्रोडक्शन इंचार्ज हैं उनके क्या क्या काम होते हैं। देयर आर स्पीड बॉस का काम है टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ द जॉब। दैट मीन्स जो भी जॉब असाइन किया गया है वो टाइमली और एक्यूरेटली कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पीड बॉस की होती है। गैंग बॉस कीपिंग मशीन एंड टूल एक्सेट्रा रेडी फॉर ऑपरेशन बाय द वर्कर। दैट मीन्स जिस भी सामान या टूल्स की ज़रूरत जिस समय पर है वो वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, ये काम चेक करता है गैंग बॉस। क्योंकि अगर राइट टाइम पर राइट प्लेस पे चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी तो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड कॉस्ट दोनों ही है। रिपेयर बॉस इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ अ मशीन एंड टूल, और रिपेयर बॉस ये चेक करते हैं कि जो भी मशीन की रिक्वायरमेंट है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। और इंस्पेक्टर का काम होता है चेक करना क्वालिटी ऑफ द वर्क। दैट मीन्स कि वट एवर द टास्क हैज़ बीन असाइंड इट इज़ कंप्लीटिंग प्रॉपरली और नॉट। जो भी हम प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हम मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें चेक करने का काम हमारा इंस्पेक्टर का होता है। Now let's move to the standardization and simplification of work. Standardization of work, it is a process of setting standard for every business activity. Business के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके लिए स्टैंडर्ड सेट करना इज स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमने क्वालिटी को सेट कर दिया। So it doesn't mean only quality standard, but it refers to setting up standard for size, type, weight, etc. That means जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, चाहे वो साइज़ हो, उसका टाइप हो, उसका वेट हो या वैरायटी हो, उन सभी के लिए स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए हमें। इट रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ अ प्रोडक्ट, और ये रिड्यूस करता है जो भी हमारी लाइन ऑफ प्रोडक्ट है उसको, एक स्टैंडर्ड सेट करता है परफॉर्मेंस के लिए, मैन एंड मशीन बोथ, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए भी और जो मशीन्स हैं उनके लिए भी स्टैंडर्ड सेट किया जाता है स्टैंडर्डाइजेशन में। और ये भी इंश्योर करते हैं कि अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हमें चीज़ों की रिक्वायरमेंट है तो हम उनको इंटरचेंज कर सकें। Let's move to simplification of work. Simplification aims at elimination of unnecessary डाइवर्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट साइज एक्सेट्रा। यहाँ पर हम सिंप्लीफिकेशन का मतलब है हम चीज़ों को सिंपल बनाते हैं। जितना भी अननेसेसरी मूवमेंट है, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ है, मीन्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, उसको हम यहाँ एलिमिनेट करते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतना ज़्यादा हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उतने ज़्यादा हमें लेबर चाहिए होंगे और अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से कॉस्ट भी इंक्रीज़ होता है। सो बाय सिंप्लीफाइंग द टास्क देयर कैन बी इकोनॉमी इन यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड रिडक्शन इन द कॉस्ट एंड इम्प्रूव्स क्वालिटी। जैसे अगर हम चीज़ों को सिंपल करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हम उसमें जो वेस्टेज है, कॉस्ट और टाइम दोनों की वेस्टेज कम होगी, हम रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर पाएंगे और हमारी जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। लेट्स मूव टू द अदर टेक्निक which is work study. Work study comprises 4 different techniques. Work study में अलग अलग तरीके की 4 studies होती है. The first one is method study. The objective of method study is to find out the one best way or method of doing a task. यहाँ पर हमारा जो मेन पर्पस है वो ये होता है कि हम फाइंड करें किसी भी काम को करने के लिए सबसे बेस्ट वे। ये हेल्प करता है कॉस्ट रिडक्शन में। इट हेल्प इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, इम्प्रूव्स द क्वालिटी,
एंड मैक्सिमाइज द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। ओब्वियसली अगर किसी भी कस्टमर को रीज़नेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा तो सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर जो है वो अपने आप डेवलप होगी। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम किसी भी काम को करने का वन बेस्ट मेथड ढूंढ सके। वन बेस्ट मेथड का मतलब है यहाँ पर कम वेस्टेज में, कम कॉस्ट के अंदर रिसोर्सेज को फुलर यूटिलाइज करना। इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटी फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल लेने से लेकर प्रोडक्ट डिलीवर होने तक जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सब इसमें इन्वॉल्व होती है, और हर एक्टिविटी को करने का हम एक वन बेस्ट मेथड जो है वो इसमें सर्च करते हैं। Next is fatigue study. Fatigue study seeks to determine the amount and frequency of rest interval in completing a task. किसी भी टास्क को या परफॉर्म करते टाइम हमें उस बीच में कितना रेस्ट इंटरवल चाहिए और कितनी देर का चाहिए, कितनी बार चाहिए, ये सारी स्टडी हम फटीग स्टडी में करते हैं। वाई इट इज़ नेसेसरी? क्योंकि अगर हम कंटिन्यू किसी काम को करते रहेंगे तो धीरे धीरे चलकर कुछ समय बाद हमारी जो काम करने की कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ होने लगती है, हम उतने ज़्यादा एनर्जी के साथ में वो काम नहीं कर पाते। तो वापस से वो एनर्जी रीगेन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। सो द रेस्ट इंटरवल हेल्प one to regain stamina and work again with the same capacity. That is why it is required to identify the rest interval during performing a task. This will result in increasing the productivity. Obviously अगर हम पूरी एक्टिविटी को एनर्जी के साथ में करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो भी इम्प्रूव होती है। So the next is motion study. Motion study seeks to eliminate unnecessary and wasteful movement so that it takes less time to complete a job efficiently. किसी भी काम को हम एफिशिएंटली करें इसके लिए इम्पॉर्टेंट है एफिशिएंटली, दैट मीन्स मिनिमम कॉस्ट में किसी भी काम को करना। उसके लिए ये ज़रूरी है कि जितनी भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं या इंसिडेंटल मूवमेंट्स हैं उसको ख़त्म करना। जैसे सपोज़ करो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें उसको अलग अलग स्टेज से गुजरना पड़ता है। अगर हम कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, सपोज़ करो एक डिपार्टमेंट ए है और डिपार्टमेंट बी है और उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो ऐसे में क्या होगा कि जब तक एक डिपार्टमेंट या एक स्टेज से वो दूसरी स्टेज में जाएगी वहाँ पर टाइम भी वेस्ट होगा और एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लगेगी। तो उससे बचने के लिए जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज़ या मूवमेंट्स हैं हम उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। सो इन दिस we differentiate between the productive and non-productive or incidental movements and eliminate the unproductive movements। जो भी unproductive movements है उसको हम इसमें एलिमिनेट करते हैं ताकि हम किसी भी जॉब को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइम स्टडी। इट इज़ अ टेक्निक टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ वर्कर टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। किसी भी एक कंप्लीट टास्क को करने में किसी वर्कर को कितना टाइम लगना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम टाइम स्टडी करते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज़ टू फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म अ जॉब। एक टास्क को करने में कितना स्टैंडर्ड टाइम, एवरेज टाइम कितना लगता है। टू सेट स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर, उसके बाद में हम जो स्टैंडर्ड है टारगेट है उसको सेट करते हैं। एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड। सो टाइम स्टडी में हम ये डिटरमाइन करते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगना चाहिए और उसके लिए हमें कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। द नेक्स्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज़ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इस टेक्निक में हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन द मोर एफिशिएंट वर्कर एंड less efficient worker on the basis of the actual performance in the standard performance। that means कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे उसके कंपैरिजन में एक्चुअली वर्कर ने कितना काम किया। अगर वो स्टैंडर्ड को अचीव करते हैं या उससे ज़्यादा काम करते हैं तो हम उन्हें डिफरेंट वेजेस देंगे, और अगर वो स्टैंडर्ड से कम काम करते हैं तो हम उसको डिफरेंट तरीके के वेजेस पे करेंगे। इट रिवॉर्ड्स द एफिशिएंट वर्कर
एंड मोटिवेट द लेस एफिशिएंट वर्कर। जिसने स्टैंडर्ड या उसके अकॉर्डिंग काम किया या उससे ज़्यादा काम किया उनको हम रिवॉर्ड देते हैं, और जो दूसरे वर्कर हैं वो उससे मोटिवेशन लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम वो भी उन स्टैंडर्ड्स को अचीव कर सके। लाइक यू कैन सी एग्जाम्पल है यार, वेज रेट यहाँ पर 2 सेट किए गए हैं और स्टैंडर्ड सेट किया है 100 यूनिट पर डे। तो जो वर्कर 100 यूनिट या उससे ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगा उसको 4 पर यूनिट के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा, और जिस वर्कर ने उससे कम यूनिट प्रोड्यूस किया उसको 3 पर यूनिट के अकॉर्डिंग मिलेगा। यहाँ पर 2 वर्कर हैं, एक है वर्कर ए जिसने 101 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं और जो सेकंड है उसने 99 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं। तो इन दोनों के वेजेस में जो डिफरेंस है 107 का, मतलब 2 यूनिट की वजह से जो ये 107 का डिफरेंस आया, वो क्या करेगा, वो दूसरे वर्कर को मोटिवेट करेगा जो इनएफिशिएंट वर्कर था, ताकि नेक्स्ट टाइम वो भी बेटर परफॉर्म करे और उन टारगेट्स को अचीव और उन स्टैंडर्ड को अचीव कर सके। So this is the end of this video, and at the end of this video we have learned about the various techniques of scientific management, which are functional foremanship, standardization and simplification of work. We have learned about the work study, which includes fatigue study, method study, time study and motion study, and differential piece waste system. Thank you so much and have a nice day.